हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हम भारतीय काव्य शास्त्र का अध्ययन प्रारंभ कर चुके हैं। इससे पूर्व हमने संस्कृत के प्रमुख आचार्यों को जाना, उनकी रचनाओं को और उनसे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखे। आज की कक्षा में हम हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास देखेंगे। हिंदी के प्रमुख काव्य शास्त्रीय जो आचार्य हैं उनको देखेंगे कि इसकी क्या परंपरा रही है। यहाँ से भी हिंदी की लगभग परीक्षाओं में एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसके पश्चात हम विधिवत रूप से जो काव्य शास्त्र है हिंदी का, उसमें काव्य के लक्षण, काव्य के प्रयोजन और अन्य पहलुओं को देखेंगे। तो आइए देखते हैं हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। हिंदी काव्य शास्त्र की जब हम बात करते हैं तो उसका श्री गणेश कृपाराम की हित तरंगिणी रचना से माना जाता है, जिसका रचना काल 1541 ईस्वी माना गया है और यह हिंदी का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ भी माना जाता है और प्रथम काव्य शास्त्रीय लेखक कृपाराम माने जाते हैं। कृपाराम हिंदी काव्य शास्त्र के प्रथम लेखक माने जाते हैं, लेकिन कृपाराम की हित तरंगिणी से पूर्व भी सूरदास ने साहित्य लहरी लिखकर काव्य शास्त्र के परिणयन की नींव डाली थी। नायिका भेद, अलंकार इत्यादि से संबंधित साहित्य लहरी रचना सूर ने नंददास को नायिका भेद सिखाने के उद्देश्य से की थी। सूरदास के बाद में जो नंददास है उनकी रसमंजरी जो रचना है वह नायक नायिका भेद और हाव भाव इत्यादि का निरूपण करती हुई प्रतीत होती है। हिंदी काव्य शास्त्र के इतिहास में केशवदास का भी बड़ा गौरवपूर्ण योगदान रहा है। केशवदास रीति काव्य शास्त्र के विकास के प्रवर्तन का श्रेय इनको ही जाता है। किनको? केशवदास को। इनकी प्रमुख रचनाओं में कवि प्रिया, रसिक प्रिया और छंदमाला 3 रचनाएं हैं जिनका नाम लिया जाता है। कवि प्रिया में कवि शिक्षा और अलंकारों का, रसिक प्रिया में रसांगों का और रसदोषों का और छंदमाला में छंद विषयक निरूपण किया गया है। केशवदास को हिंदी का प्रथम कवि शास्त्रीय आचार्य भी माना गया है। आगे देखते हैं केशवदास के उपरांत चिंतामणि त्रिपाठी से पूर्व भी सुंदर कवि हुए हैं जिनकी रचना सुंदर श्रृंगार है, वह नायक नायिका भेद से संबंधित है। रामचंद्र शुक्ल ने रीति काव्य के प्रवर्तन का श्रेय इन्हीं को दिया है। किनको? चिंतामणि त्रिपाठी को। केशव के उपरांत चिंतामणि त्रिपाठी ने रीति काव्य के प्रवर्तन का श्रेय प्राप्त किया है और शुक्ल के अनुसार इनको रीति काव्य के प्रवर्तन का श्रेय दिया जाता है। रीतिकालीन काव्य शास्त्र की परंपरा के प्रारंभकर्ता चिंतामणि त्रिपाठी माने जाते हैं। इनका रचना काल मिश्र बंधुओं के अनुसार संवत 1700 विक्रमी है। इनकी बहुचर्चित रचना है कवि कुल कल्प तरु। संपूर्ण काव्य शास्त्रीय विवेचन की है उत्तम रचना मानी जाती है। चिंतामणि त्रिपाठी के बाद में कवि तोष की रचना है सुधानिधि, उसका नाम आता है। उसके पश्चात रीतिकालीन रीतिबद्ध कवियों में मतीराम जिन्होंने रसराज और ललित राम रचना लिखी, फिर भूषण कवि जिन्होंने शिवराज भूषण अलंकार विषय ग्रंथ लिखा, फिर कुलपति मिश्र जिन्होंने रस रहस्य रचना लिखी, मम्मट का काव्य प्रकाश, इसी प्रकार देव का भाव विलास, रस विलास, इसके पश्चात कालिदास त्रिवेदी और हिंदी के श्रेष्ठ काव्य शास्त्रियों में श्रीपति एक चिर परिचित काव्य शास्त्री माने जाते हैं। काव्य सरोज इनका ग्रंथ है। रसिक सुमति इनके पश्चात आए जिनका हिंदी काव्य शास्त्र में अभूतपूर्व योगदान रहा है। रसिक सुमति के उपरांत सोमनाथ काव्य शास्त्री हुए जिन्होंने भिखारीदास के काव्य निर्णय से भी विशाल ग्रंथ रस पीयूष निधि की रचना की। तो रस पीयूष निधि सोमनाथ जो भिखारीदास के काव्य निर्णय से भी विशाल ग्रंथ माना जाता है। इनके पश्चात सैयम गुलाब नबी उर्फ रसलीन के नाम से ये प्रसिद्ध हैं, जिनकी रचना अंगदर्पण और रसप्रबोध बहुचर्चित रचना मानी जाती है। रीतिकाल के अंतिम कवियों में पद्माकर आते हैं और इसके पश्चात आधुनिक हिंदी के कवि आते हैं, तो इनको हम विधिवत रूप से पढ़ते हैं। आइए देखते हैं हिंदी के प्रमुख आचार्य, कवि और काव्य शास्त्री। सबसे पहले हमने देखा कृपाराम की रचना हित तरंगिणी है। रचना काल इनका 1541 ईस्वी या संवत 1558 ईस्वी।
हिंदी काव्य शास्त्र का प्रथम ग्रंथ ये माना जाता है। हिंदी काव्य शास्त्र के ये प्रथम लेखक माने जाते हैं। और हित तरंगिणी भारत के जो नाट्य शास्त्र पर आधारित रस नायिका भेद से संबंधित रचना है। आपसे पूछा जा सकता है कि हित तरंगिणी जो रचना है उसका विषय या वर्ण विषय वस्तु क्या है, तो रस और नायिका भेद से संबंधित यह रचना मानी जाती है। इस रचना में 5 तरंग या 5 अध्याय हैं। आगे देखते हैं। गोप कवि, इनकी जो रचना है वह रामभूषण है। मिश्र बंधुओं के अनुसार इनका रचना काल आपसे पूछा नहीं जाएगा, इससे संबंधित यही बात आप याद रखें। गोप की रचना रामभूषण है और रामभूषण में राम का यशोवर्णन और अलंकार विवेचन का वर्णन किया गया है। इसके पश्चात देखते हैं मोहनलाल मिश्र, जो हिंदी के आचार्य कवि हुए। इनकी रचना श्रृंगार सागर है और यह जो रचना है रस और नायिका भेद से संबंधित रचना मानी जाती है। इसके पश्चात देखते हैं नंददास। नंददास का भी हिंदी में प्रमुख स्थान है। इनकी जो रचना है रसमंजरी है। रसमंजरी नायक नायिका भेद, हाव भाव, हेलादिक वर्णन इत्यादि से संबंधित रचना है। उमाशंकर शुक्ल नंददास ग्रंथावली के संपादक माने जाते हैं। उन्होंने कहा है कि यह रचना भानुदत्त की रसमंजरी है, क्योंकि इनके उदाहरण भानुदत्त की रसमंजरी से मिलते जुलते पाए गए हैं। इससे पूर्व हमने बात की थी नंददास की, जिन्होंने रसमंजरी लिखी है। इसके पश्चात आते हैं कर्णेश कवि। कर्णेश की प्रमुख रचनाओं में कर्णाभरण, श्रुतिभूषण, भूभूषण तीनों रचनाएं अलंकार विषयक ग्रंथ माने जाते हैं। केशवदास की रचनाओं में रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला प्रमुख रचनाएं हैं। तीनों का नाम आप याद रखेंगे। कभी कभी प्रश्न बनाकर पूछ लिया जाता है केशवदास की कौन सी रचना नहीं है। ये रीति काव्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। हिंदी के प्रथम काव्य शास्त्री आचार्य माने जाते हैं। इनकी जो रसिक प्रिया रचना है उसमें काव्य रसिकों के निमित्त रचना है यह, जिसमें श्रृंगार के रस राजत्व को सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। इनकी जो कवि प्रिया रचना है सामान्य शिक्षार्थियों के लिए रचित रचना है। एक बार ये प्रश्न पूछा भी गया है कि केशवदास की कौन सी रचना है जो सामान्य शिक्षार्थियों के लिए रचित रचना मानी गई है, जिसमें केशव ने मौलिकता का दावा नहीं किया है। यह इनकी कवि प्रिया रचना है। छंदमाला इनका छंद विषयक रचना ग्रंथ है। यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। केशव ने 37 अलंकारों का विवेचन किया है तथा उपमा के 22 भेदों का भी इन्होंने निरूपण किया है। केशव के अनुसार काव्य दोष 22 हैं। इन्होंने अर्थहीन काव्य को मृतक कहा है। सुंदर कवि, इनकी रचना सुंदर श्रृंगार, इसका जो विषय है वह नायिका भेद विषयक रचना यह मानी जाती है। रचना का उद्देश्य पाठकों को नायिका भेद से परिचित कराना है। जो सुंदर श्रृंगार रचना है वह सुंदर कवि की है, ध्यान रखेंगे, जो रसमंजरी पर आधारित रचना मानी गई है। आप देखते हैं चिंतामणि त्रिपाठी को। चिंतामणि त्रिपाठी की प्रमुख रचनाओं में कवि कुल कल्पतरु, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, रसमंजरी, रामायण, पिंगल, ये ग्रंथ इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। कवि कुल कल्पतरु, इसका समय संवत 1707 या ईस्वी में निकालें तो 1650। इनकी रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना कवि कुल कल्पतरु मानी गई है, जिसमें काव्य गुण, अलंकार और शब्द शक्ति इत्यादि काव्य शास्त्रीय विषयों का निरूपण किया गया है। पिंगल ग्रंथ की रचना इन्होंने अपने आश्रित कवि नागपुर के भोसला राजा मकरंद शाह के लिए की थी। श्रृंगार मंजरी नायिका भेद से संबंधित रचना है, जो अकबर शाही के लिए रचित थी। रसमंजरी इनका आयुर्वेदिक ग्रंथ है। और चिंतामणि त्रिपाठी मतीराम और भूषण सहोदर माने गए हैं। जसवंत सिंह की जो प्रमुख रचना है वह भाषा भूषण मानी जाती है। 18वीं सदी का प्रारंभ का इसका रचना काल माना जाता है। जो कुवलयानंद और चंद्रालोक पर आधारित इस रचना में रस के साथ साथ नायिका भेद, विरह की दशाएं और 116 अलंकारों का विवेचन किया गया है। हिंदी काव्य शास्त्र का सर्वाधिक पठित ग्रंथ यह है माना गया है। कौन सा? भाषा भूषण, जो जसवंत सिंह का माना जाता है। इसमें दोहा और छंद में एक पंक्ति में लक्षण और दूसरी पंक्ति में उदाहरण दिए गए हैं। भाषा भूषण पर कई टीकाएं लिखी गई हैं, जैसे बंसीधर की रत्नाकर टीका, प्रताप शाही की टीका, गुलाब कवि की अलंकार चंद्रिका आदि। अन्य रचनाओं में भाषा भूषण के अलावा सिद्धांत बोध, आनंद विलास, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत सार, इच्छा विवेक आदि रचनाएं इनकी मानी जाती हैं। अब हम देखते हैं मतीराम के संदर्भ में। मतीराम की प्रमुख रचनाओं में रसराज, ललित ललाम, साहित्य सार,
लक्षण श्रृंगार और अलंकार पंचाशी का प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। ललित ललाम बूंदी की जो भाव सिंह है उनके आश्रय में रहकर लिखी थी। रसराज श्रृंगार विषयक रचना है, ललित ललाम अलंकार विषयक रचना है। ध्यान रखेंगे, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। मोतीराम की प्रमुख रचनाओं में जो रसराज है वह श्रृंगार से संबंधित है और अलंकार प्रधान जो रचना है वह ललित ललाम है। ललित ललाम बूंदी नरेश भाव सिंह की प्रशंसा में रचित रचना है। तो अलंकार जो पंचाशी का रचना है वह कुमायूं के राजा उद्योत चंद्र के पुत्र ज्ञानचंद्र के लिए लिखित रचना है। मोतीराम पहले कवि हैं और फिर आचार्य हैं। इनकी ललित ललाम रचना की तुलना में रसराज अधिक शास्त्रीय ग्रंथ है। भूषण के विषय में, भूषण रीतिकालीन वीर काव्य लिखने वाले एकमात्र कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाओं में शिवराज भूषण, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास का नाम लिया जाता है। ये इनके विषय में कहा जाता है कि ये छत्रसाल और शिवाजी के प्रशंसक रहे हैं। एक जगह इन्होंने लिखा भी है कि शिवा को बखानो की बखानो छत्र शाल को। शिवराज भूषण अलंकार विषयक रचना है। इनके उदाहरणों में शिवाजी की वीरता, पराक्रम और शौर्य गाथा का वर्णन वीरसात्मक रूप में किया गया है। भूषण ने शिवराज भूषण में 6 अलंकार ग्रंथों और 5 शब्दालंकारों का वर्णन किया है। इन्होंने सामान्य, विशेष और भाविक छवि नामक 2 नए अलंकारों की भी उद्भावना की है। भूषण के अलंकार मोतीराम के ललित ललाम से साम्य रखते हैं। मोतीराम की भांति भूषण के अलंकार विवेचन में लक्षण से ज़्यादा उदाहरणों पर ध्यान दिया गया है। शिवराज भूषण इनका लक्षण ग्रंथ है। अब देखते हैं कुलपति मिश्र को। कुलपति मिश्र की प्रमुख रचना रस रहस्य मानी जाती है और गुण रस रहस्य मम्मट के काव्य प्रकाश पर आधारित है। ध्वनि, रस, अलंकार, गुण, दोष विवेचन इसमें सुंदर इनका निरूपण किया गया है। सुखदेव मिश्र की प्रमुख रचना श्रृंगार लता के बारे में आप ध्यान रखेंगे, इनसे संबंधित कोई ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। देव से संबंधित प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाओं में भाव विलास, रस विलास, भवानी विलास, कुशल विलास और काव्य रसायन रचना है। काव्य रसायन देव का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, जिसमें शब्द शक्ति, वृत्ति, रीति, गुण, रस, अलंकार इत्यादि विवेचन किया गया है। रसविलास इनकी जो रचना है उसमें विभिन्न प्रकार की स्त्री जातियों, दूतियों के वर्णन की दृष्टि से यह ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि देव का कौन सा ग्रंथ है जो विभिन्न प्रकार की स्त्री जातियों और दूतियों के वर्णन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो क्या कहेंगे? रसविलास। रसविलास की रचना इन्होंने भोगीलाल के लिए की थी। इनकी जो भावविलास रचना है उसमें रस और अलंकार विषयक रचना मानी जाती है। यह देव ने भावविलास में छल नामक 34वें संचारी भाव की उद्भावना की है। तो हमने यह कई जगह पढ़ा है कि छल नामक जो 34वां संचारी भाव है उसकी उद्भावना करने वाले कौन माने जाते हैं? देव। और देव ने अपनी कौन सी रचना में इसका वर्णन किया है? तो भवानी भावविलास रचना में इन्होंने छल नामक 34वां संचारी भाव बताया है। भानुदत्त ने छल नामक 34वें संचारी भाव का उल्लेख किया है। हिंदी में देव ऐसे प्रथम आचार्य हैं जिन्होंने संचारी भावों की संख्या 34 मानी है। देव ने वैसे संचारी भाव कितने माने गए हैं? 33 माने गए हैं और देव ने 34 माने हैं। तो भानुदत्त ने यह 34वां संचारी भाव है उसका उल्लेख किया है। कालिदास त्रिवेदी की प्रमुख रचना वधु विनोद है और इसका जो विषय है वह नायिका भेद विषय है। कालिदास त्रिवेदी द्वारा इसमें सर्वप्रथम आश्रयदाता बीना निवासी जालिम जोगातीत के वंश का वर्णन किया गया है। सुरती मिश्र की प्रमुख रचनाओं में अलंकार माला, रस रत्नमाला, रसग्राहक चंद्रिका, काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर, रसराज, काव्य प्रिया और रसिक प्रिया पर ब्रज भाषा में इन्होंने टीका लिखी है। अलंकार माला इनकी प्रमुख प्रसिद्ध रचना मानी जाती है जो भाषा भूषण की तरह चंद्रालोक पर आधारित है। इसमें लक्षण और उदाहरण एक ही दोहे में दिए हुए हैं। काव्य सिद्धांत इनका अन्य प्रसिद्ध काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है। गोप कवि इनकी रचनाओं में रामालंकार, रामचंद्र भूषण और रामचंद्रा भरण प्रमुख है। रामचंद्र भूषण अलंकार लिखित ग्रंथ है। याकूब खां की प्रमुख रचना रसभूषण है और रसभूषण में रस, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव इत्यादि के वर्णन से संबंधित यह रचना मानी जाती है। याकूब खां की रचना ध्यान रखेंगे रसभूषण।
साहित्य लहरी जो सूर की रचना है उसकी भांति इसमें नायक नायिका भेद के अनुसार नायिकाओं का वर्णन और अलंकारों का निरूपण किया गया है। कुमारमणि भट्ट, इससे संबंधित प्रश्न कम पूछा जाता है। रसिक रसाल इनकी रचना है। श्रीपति, श्रीपति की प्रमुख रचनाएं कवि कुल कल्पद्रुम, रससागर, अनुप्रास विनोद, विक्रय विलास, सरोज कलिका, अलंकार गंगा और काव्य सरोज मानी जाती है। इनका जो काव्य सरोज ग्रंथ है उसको आप ध्यान में रखेंगे, इनका प्रसिद्धि का आधार ग्रंथ माना जाता है। और यह भिखारीदास की रचना काव्य निर्णय में बहुत से तथ्य काव्य सरोज से ग्रहित किए गए हैं। रसिक सुमति, इनकी रसिक सुमति इनकी रचना है। सोमनाथ की रचना है रस पीयूष निधि। हिंदी काव्य शास्त्रीय महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसकी प्रशंसा मिश्रबंधु रामचंद्र शुक्ल ने भी की है। सोमनाथ की रस पीयूष निधि। करण कवि की रचना है रस कल्लोल। गोविंद की रचना है कर्णाभरण जो किस पे आधारित है, भाषा भूषण पे। रसलीन है, रसलीन की रचना है अंग दर्पण और रस प्रबोध। अंग दर्पण का विषय नक्सिक है और रस प्रबोध का नवरस है। रसलीन की दो प्रमुख रचनाएं हैं, ध्यान रखेंगे। अंग दर्पण, अंग दर्पण और रस प्रबोध। अंग दर्पण में नक्सिक वर्णन है, रस प्रबोध में नवरसों का वर्णन किया गया है। रसलीन की यह पंक्ति कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, किसकी पंक्ति है, तो रसलीन की यह पंक्ति मानी जाती है। कविंद्र, इनसे संबंधित प्रश्न कम पूछा जाता है। इनकी रचना है रस चंद्रोदय। भिखारीदास, भिखारीदास से संबंधित प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाओं में श्रृंगार निर्णय, काव्य निर्णय और रस सारांश प्रमुख रचनाएं हैं। काव्य निर्णय रीतिकाल का सबसे विशाल लक्षण ग्रंथ माना गया है। श्रृंगार निर्णय नायिका भेद, संयोग वियोग से संबंधित एक महत्वपूर्ण काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। श्रृंगार निर्णय किसका है, भिखारीदास का। काव्य निर्णय और रस सारांश हिंदी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में सर्वाधिक वैज्ञानिक और पूर्ण रचना काव्य निर्णय ही मानी जाती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। काव्य प्रकाश और चंद्रालोक पर आधारित इस काव्य शास्त्रीय ग्रंथ में ध्वनिवादी भिखारीदास ने काव्य शास्त्रीय विषयों पर गंभीरतापूर्ण विचार किया है। रस सारांश का शुक्ल जी ने रचना काल संवत 1799 और मिश्रबंधुओं ने संवत 1791 माना है। इसमें रसों का विवेचन रोचक शैली में किया गया है। दुल्ह है, दुल्ह की रचना कई बार पूछी जाती है। कवि कुल कंठाभरण और जो अलंकार विषयक रचना मानी जाती है और चंद्रालोक और कोयलानंद पर आधारित यह रचना मानी जाती है जिसमें 117 अलंकारों का विवेचन हुआ है। रूपशाही, रूपविलास, बैरिशाल, भावाभरण, शमनेश की रसिक विलास, शिवनाथ की रचना है रस वृष्टि, उजियारे कवि हैं जुगल रस प्रकाश इनकी रचना है। और रतन कवि की रचना है फतेह भूषण और अलंकार दर्पण। जनराज की रचना कविता रस विनोद, जशवंत सिंह श्रृंगार शिरोमणि, जगत सिंह सुधा नदी, महाराजा राम सिंह अलंकार दर्पण, रस शिरोमणि, रस निवास और रस विनोद जो अलंकार दर्पण अलंकार विशेष से संबंधित रचना मानी जाती है। सेवादास, सेवादास की रचनाएं हैं अलबेली लालजू को नक्सिक और अलबेली लालजू के छप्पे। ये किसकी है, सेवादास की। गोकुलनाथ की चेत चंद्रिका, पद्माकर की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, तो जगत विनोद और पद्मा भरण। जगत विनोद रस भाव और नायिका भेद संबंधित रचना है। इसमें नवरसों का रज श्रृंगार को माना गया है और पद्माभरण अलंकार ग्रंथ माना जाता है। जगत विनोद नायक नायिका भेद और पद्माभरण अलंकार ग्रंथ माना जाता है जिसके उदाहरण बेरिशाल और बिहारी से लिए गए हैं। करण कवि रस कल्लोल, शिव प्रसाद, बेनी प्रवीण नवरस तरंग और श्रृंगार भूषण इनकी रचना मानी जाती है। रणधीर सिंह नारायण, रसिक गोविंद इनसे संबंधित प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं। प्रताप शाही, प्रताप शाही की रचना है व्यंग्यार्थ कौमुदी जो नायिका भेद से संबंधित है और काव्य विलास जो एक ध्वनि सिद्धांत है। मम्मट के काव्य प्रकाश पर आधारित इस काव्य शास्त्रीय ग्रंथ व्यंग्यार्थ कौमुदी में नायिका भेद और व्यंग्यार्थ का विस्तारपूर्ण विवेचन किया गया है। ध्यान रखेंगे प्रताप शाही की व्यंग्यार्थ कौमुदी और काव्य विलास। नवीन कवि रस तरंग, रामदास कवि कुल कल्पद्रुम, चंद्रशेखर वाजपेयी की हमीर हट
रचना प्रमुख मानी गई है। इसके अलावा विवेक विलास, रसिक विनोद, हरिभक्त विलास, रसिक विनोद, रस और नायिका भेद पर आधारित रचना मानी गई है। ग्वाल कवि की रचना रसिकानंद, रसरंग और कवि दर्पण। रसिकानंद में ध्वनि, भाव, रस, नायिका भेद आदि संबंधी विवेचन किया गया है। सेवक लच्छीराम, लच्छीराम की प्रमुख रचनाओं में महेश्वर विलास और रामचंद्र भूषण। महेश्वर विलास नवरस नायिका भेद से संबंधित है और रामचंद्र भूषण अलंकार विषयक रचना मानी जाती है। कविराज मुरारीदास जिसकी रचना मानी जाती है। जशवंत भूषण महाराजा प्रताप नारायण सिंह की रचना रसकुसुमार। अब हम देखते हैं यहाँ से प्रश्न अधिक बनाए जाते हैं। आधुनिक काल की काव्यशास्त्रीय परंपरा और हिंदी के जो प्रमुख आचार्य हैं यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1883 ईस्वी में नाटक शीर्षक से हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तिका भारतेंदु इन्होंने लिखी। इनके काव्यशास्त्र संबंधित विचार नाटक के संबंध में प्राप्त होते हैं। नाटक के 5 उद्देश्य इन्होंने गिनाए हैं: श्रृंगार, हास्य, कौतुक, समाज संस्कार और देश प्रेम। इन्होंने नाटक का अर्थ बताया, नट लोगों की क्रिया। फिर देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी काव्य भाषा, काव्य प्रयोजन इत्यादि पर स्वतंत्र रूप से अपने विचार रखते हैं। रसज्ञ रंजन में भाषा संबंधी इनके विचार प्रकट किए गए हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है रसज्ञ रंजन। ये काव्य का प्रयोजन समाज का हित साधन मानते हैं। इनका मत है कि कविता वह प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन में आनंददायी प्रभाव डालती है। छंद कविता के लिए आवश्यक तत्व नहीं है, बिना छंद के भी कविता हो सकती है। यह कथन किसका है? परीक्षा में पूछा जा सकता है तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह कथन भी महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। बहुत बार परीक्षा में यह कथन पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। मिश्रबंधु, मिश्रबंधुओं की प्रमुख रचनाओं में मिश्रबंधु विनोद और हिंदी नवरत्न का नाम लिया जाता है। इन दोनों रचनाओं में काव्य संबंधी विचार प्रकट हुए हैं। पूछा जा सकता है कि मिश्रबंधुओं के काव्य संबंधी विचार प्रकट हुए हैं तो मिश्रबंधु विनोद, हिंदी नवरत्न या दोनों या कोई नहीं, तो करेंगे दोनों में इनके काव्य संबंधी विचार प्रकट हुए हैं। हरिओद, हरिओद की रचना है रस कलश। श्रृंगार रस की ही वह रचना है जो निर्जीव को सजीव, नपुंसक को वीर, क्रियाहीन को सक्रिय और अशक्त को सशक्त बनाता है। तो यह कथन भी हरिओद का है। महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण जो आचार्य हैं रामचंद्र शुक्ल, इनसे संबंधित प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाता है। इनकी रचनाओं में चिंतामणि भाग 1 से भाग 4 तक इन्होंने संकलन किया है। रस मीमांसा, रस से संबंधित इनकी रचना है। जायसी, सूर, तुलसी पर लिखी इनकी समीक्षाएं हैं जो व्यवहारिक समीक्षाएं मानी जाती है। जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि वह सबके उसी भाव का आलंबन हो सके, तब तक उसमें रसोद्बोधन की पूर्ण शक्ति नहीं आती। इसी रूप में लाया जाना साधारणीकरण है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। सच्चा कवि वही है जिसे लोक हृदय की पहचान हो, जो अनेक विशेषताओं और विचित्रताओं के बीच मनुष्य जाति के सामान्य हृदय को देख सके। इसी लोक हृदय में हृदय के लीन होने की दशा का नाम रसदशा है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रत्ययबोध, अनुभूति और वेग युक्त प्रवृत्ति, इन तीनों के गूढ़ संश्लेषण का नाम भाव है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित कई कथन परीक्षा में पूछे जाते हैं। अलंकार साधन है, साध्य नहीं, यह मानते हैं रामचंद्र शुक्ल। काव्य का प्रयोजन लोक मंगल है, यह कथन रामचंद्र शुक्ल। काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है, यह कथन भी रामचंद्र शुक्ल का है। मानसिक रूप विधान का नाम कल्पना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कविता मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से उठाकर लोक सामान्य भूमि पर ले जाती है। यह कथन भी रामचंद्र शुक्ल का है। आगे देखते हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। इनकी प्रमुख रचनाएं साहित्यालोचन, रूपक रहस्य, हिंदी भाषा और साहित्य, रूपक रहस्य, गोस्वामी तुलसीदास कबीर ग्रंथावली की भूमिका। साहित्यालोचन पथ प्रदर्शक ग्रंथ है।
हिंदी के व्याख्याता आचार्य डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने हिंदी के पाश्चात्य काव्यांगों का सर्वप्रथम विवेचन ग्रंथ किया है। केशव प्रसाद मिश्र की रचनाओं में मेघदूत का हिंदी पद्यानुवाद, शुक्ल जी के ने इस ग्रंथ की प्रशंसा भी की है। मेघदूत का हिंदी पद्यानुवाद। इस ग्रंथ की भूमिका में केशव प्रसाद मिश्र ने मधुमती की भूमिका के अंतर्गत, यह प्रश्न पूछा जाता है, मधुमती की भूमिका, काव्यशास्त्र के उलझे हुए प्रश्न, साधारणीकरण की समस्या पर विचार प्रकट किए हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने रस की स्थिति सर्वहृदय प्रेक्षक में है, इसे सिद्ध करने के लिए केशव प्रसाद मिश्र के विचारों का उल्लेख किया है। किसने? श्याम सुंदर दास ने। डॉक्टर शिवनाथ ने केशव के मतों का इस प्रकार उल्लेख किया है। रसानुभूति मधुमती की भूमिका में होती है। चित्त वृत्ति की इसी एक तानता का नाम साधारणीकरण है। मधुमती की भूमिका में केवल आनंदानुभूति होती है और रसानुभूति कवि एवं सहृदय दोनों में होती है। अब हम देखते हैं पद्म सिंह शर्मा की रचना बिहारी शत से ही। इस रचना में श्रृंगार रस की महत्ता प्रतिपादित की गई है। तुलनात्मक समीक्षा के जनदाता पद्म सिंह शर्मा माने जाते हैं। उन्होंने देव और बिहारी शीर्षक आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा, जिसमें काव्य विषयक विचारों को प्रकट किया है। इनकी प्रमुख रचना है पद्म सिंह शर्मा की देव और बिहारी और लाला। देव और बिहारी और देव है लाला भगवान दीन की। तुलनात्मक समीक्षा के जनदाता माने जाते हैं पद्म सिंह शर्मा। आगे देखते हैं लाला भगवान दीन। अलंकार मंजूषा और व्यंग्यार्थ मंजूषा। अलंकार मंजूषा अलंकार एवं दोषों से संबंधित रचना है। अलंकारों के लक्षण दोहों में तथा उदाहरण दोहा, चौपाई, सवैया, कवि, छप्पे, बरवे छंदों में इन्होंने दिए हैं। यह रचना लाला भगवान दीन के आचार्यत्व को प्रकट करती है। बाबू गुलाब राय की रचनाओं में नवरस, सिद्धांत और अध्ययन काव्य के रूप प्रमुख रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद काव्य, कला तथा अन्य निबंध इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। किसका कथन है? जयशंकर प्रसाद का। काव्य या साहित्य आत्मा की अनुभूतियों को नित्य नया नया रहस्य खोलने में प्रयत्नशील है, क्योंकि आत्मा का मनोनिवाग में और प्राण में माना गया है। जयशंकर प्रसाद। निराला की प्रमुख रचनाओं में प्रबंध पद्य, प्रबंध प्रतिमाओं, चाबुक रचनाएं हैं। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। छंदों के शासन से मुक्त हो जाना ही कविता की मुक्ति है। कथन किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला का। मुक्त काव्य कभी भी साहित्य के अनर्थकारी नहीं होता है। उससे साहित्य में एक प्रकार की स्वाधीन चेतना फैलती है, जो साहित्य के कल्याण की ही मूल होती है। परिमल में निराला जी ने लिखा है। एक और कथन है जो बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है। मुक्त छंद वह है जो छंद की भूमि में रहकर भी मुक्त है। मुक्त छंद का समर्थक उसका प्रवाह है, वही उसे छंद सिद्ध करता है और उसका नियम साहित्य मुक्ति। परिमल में लिखा गया है निराला जी द्वारा। सुमित्रानंदन पंत इनकी रचना है। पल्लव का प्रवेश। भाषा संसार का नादमय चित्र है। भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनि में स्वरूप है। यह विश्व के हृदयतंत्री की झंकार है, जिसके स्वर में वह अभिव्यक्ति पाता है। पल्लव। कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पड़ती है। उसके शब्द सस्वर होने चाहिए जो बोलते हों, सेब की तरह जिनके रस की मधुर लालिमा भीतर न समा सकने के कारण बाहर झलक पड़े। पल्लव की में कहते हैं सुमित्रानंदन पंत जी। अलंकार केवल वाणी की सजावट नहीं, यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं, वे भाव की अभिव्यक्ति के लिए विशेष हार है। भाषा की पुष्टि के लिए, राग की परिपूर्णता के लिए आवश्यक उपादान है। कविता में विशेष अलंकारों, लक्षणा, व्यंजना इत्यादि विशेष शब्द शक्तियों तथा विशेष छंदों के सम्मिश्रण से विशेष भाव की अभिव्यक्ति करने में सहायता मिलती है। पल्लव पंत। कविता और छंद के बीच बड़ा घनिष्ठ संबंध है। कविता हमारे प्राणों का संगीत है, छंद हृदय कंपन। अब देखते हैं महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारी वाजपेयी और डॉक्टर नगेंद्र को।
महादेवी वर्मा सृष्टि के व्याख्याकार पर इतना अधिक लिखा जा चुका था कि मनुष्य का हृदय अपनी अभिव्यक्ति के लिए रो उठा। स्वच्छंद छंद में चित्रित उन मानव अनुभूतियों का नाम छाया उपयुक्त ही था। यह कथन महादेवी वर्मा का है। छायावाद ने मनुष्य के हृदय और प्रकृति के उस संबंध में प्राण डाल दिए जो प्राचीन काल से बिंब प्रतिबिंब के रूप में चला आ रहा था और जिसके कारण मनुष्य को अपने दुख में प्रकृति, उदास और सुख में पुलकित जान पड़ती थी। महादेवी का विवेचनात्मक गद्य में यह बात कही गई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाओं में अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, आलोक पर्व और निबंध संग्रह माने जाते हैं। साहित्य सहचर इनके साहित्य शास्त्र से संबंधित रचना है। सारे मानव समाज को सुंदर बनाने का नाम साहित्य है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। हम सारे ब्रह्म जगत को असुंदर छोड़कर सौंदर्य की सृष्टि नहीं कर सकते। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन। सुंदरता सामंजस्य का ही नाम है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। मानवतावादी दृष्टि के पेट से ही काव्य में छायावाद का जन्म हुआ और कहानियों के क्षेत्र में स्वच्छंदतावादी प्रेमधारा का जन्म। कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। हजारी प्रसाद द्विवेदी। नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे की वाजपेयी जी की प्रमुख रचनाओं में हिंदी साहित्य का 20वीं सदी, आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, रस सिद्धांत, आधुनिक साहित्य, सृजन और समीक्षा, रीति और शैली और नई कविता प्रमुख रचनाएं हैं। काव्य का कार्य संवेदना की दृष्टि करना और वाद का अर्थ है ज्ञान का विस्तार करना। काव्य का स्वरूप सार्वभौम है और वाद एक देशीय। काव्य का लक्ष्य मानव स्वभाव और मानवीय भावना के मानविक और स्थायी रूपों का चित्रण करना है, जबकि वाद का लक्ष्य है तथ्य विशेष की बौद्धिक व्याख्या करना। आधुनिक साहित्य नंद दुलारे वाजपेयी, यहाँ से यह कथन लिया गया है। आत्मानुभूति की प्रेरणा से ही साहित्य की सृष्टि होती है। नंद दुलारे वाजपेयी का यह कथन है, पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मानुभूति की प्रेरणा से ही साहित्य की सृष्टि होती है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इनकी प्रमुख रचनाओं में बिहारी की वाग विभूति, वाग में विमर्श, बिहारी, हिंदी का सामयिक साहित्य, हिंदी साहित्य का अतीत, तुलसी की साधना आदि हैं। शुक्ल संस्थान के प्रतिनिधि समीक्षक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीरकाल, रीतिकाल को श्रृंगार काल और आधुनिक काल को प्रेम काल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के ये कथन है जो किस किस काल को क्या क्या नाम दिया है। रीतिकाल को इन्होंने श्रृंगार काल का नाम कहा है। शैली का कोई अलग अस्तित्व नहीं है, वह कविता कामिनी का ही एक अंग है, पर अभिन्न हाराद्वित अलग नहीं, निरीक्षण समन्वित है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र माया रस को स्वतंत्र रस मानने के आग्रही हैं। डॉक्टर नगेंद्र की प्रमुख रचना है रस सिद्धांत, जो साहित्य अकादमी पुरस्कृत रचना है 1965 ईस्वी में। साधारणीकरण कवि की अनुभूति को होता है, यह प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। डॉक्टर नगेंद्र का कथन है यह साधारणीकरण का अर्थ है कवि की अनुभूति का साधारणीकरण। डॉक्टर नगेंद्र जो अपनी अनुभूति का साधारणीकरण कर सके दूसरे शब्दों में, जिसे लोक हृदय की पहचान हो, वही सच्चा कवि है। रस सर्वथा विषातीत होता है, हृदय की आत्मा में ही उसकी स्थिति है, वस्तु तो केवल उसे उद्बुद्ध करती है। डॉक्टर नगेंद्र कवि वह व्यक्ति है जो अपनी अनुभूति को संवेद्य बनाता है, यह कथन भी डॉक्टर नगेंद्र का है। तो आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम इस कक्षा से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। धन्यवाद।